Bihar underwater, why the state sees floods every year। आज के डेट में बिहार पानी के अंदर डूबा हुआ है और क्यों ये बिहार स्टेट फेस करता है फ्लड एवरी ईयर, क्यों करता है, why it is in the news। Bihar is once again facing severe floods impacting 11.84 lakh residents who have been displaced। अभी तुरंत जो अभी आपने देखा बिहार में बहुत ज़्यादा नेपाल में बारिश हुआ एंड बिकॉज ऑफ द रेनफॉल देयर इज एन फ्लड इन एंड देन फ्रॉम द नेपाल ऑल द रिवर्स कमिंग इनटू बिहार। आपको पता है कि द रिवर्स मे बी आई सेड and these rivers especially जो कोसी रिवर है, द कोसी रिवर इन बिहार, द गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर एंड घाघरा रिवर विच इज़ कमिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड वो पानी बहुत ज़्यादा लेकर जब भी नेपाल में बारिश ज़्यादा होगा तो दिस रिवर्स विल आल्सो ब्रिंग लॉट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज और उसके वजह से एवरी ईयर बिहार में फ्लड होता है। और अभी जो हुआ है वो 11.84 लाख लगभग 12 लाख पीपल को अफेक्ट किया है, वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं रिलाइंग ऑन एयर ड्रॉप्ड फूड पैकेट्स एंड मेक शिफ्ट शेल्टर्स, जहाँ पे शिफ्ट करके जहाँ शेल्टर्स में हैं और एयर से गिराए जा रहे फूड पे डिपेंडेंसी है एंड आर एट रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। सो वाटर बॉर्न डिजीजेस, कॉलरा और ये सारी जो डिफरेंट डिजीजेस फ्लड के बाद जो होता है यस उसका लिए वो प्रोन हो चुके हैं, रिस्क हैं। एवरी ईयर नॉर्थ बिहार एनकाउंटर सेवियर फ्लडिंग, हर साल नॉर्दर्न बिहार जो है सेवियर फ्लडिंग होता है विद काउंटलेस इंडिविजुअल्स सफरिंग एज देयर क्रॉप्स। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो फार्मर हैं अपने क्रॉप का लॉस फेस करते हैं एंड आल्सो सफरिंग द लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक आर देयर, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उनके लाइफ स्टॉक जीव जंतु जो पालते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। कैसे अपनी ज़िंदगी बचाएंगे कि उसको बचाएंगे। डिस्पाइट ongoing reconstruction efforts, the region finds itself trapped in a cycle of devastation। और डिस्पाइट ऑनगोइंग जितना रिकन्स्ट्रक्शन बिहार में और आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है, एफर्ट लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी बिहार जो है डिवास्टेशन के साइकिल में फंसा हुआ। हर साल डिवास्टेशन देन डिवास्टेशन, फ्लड एंड फ्लड, ये कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। इफ़ यू सी बिहार, तो बिहार में आप देख सकते हैं कि गंगा रिवर इट इज़ कमिंग लाइक दिस, है ना। लेकिन इसके अलावा देर इज़ आई सेड दैट घाघरा रिवर विच इज़ कमिंग हेयर, घाघरा है, घाघरा आप देख सकते हैं यस। फिर घाघरा जो छपरा के पास जाके मिलता है, गंडक है पटना के पास जाकर, गंडक है यस, बूढ़ी गंडक है, कोशी है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ बिहार में ये बड़े बड़े रिवर्स हैं। सो गंडक, बूढ़ी गंडक और ये कोशी रिवर, तो आप देख सकते हैं ये दीज आर द वेरी बिग रिवर्स एंड इसमें से घाघरा, गंडक एंड कोसी तो एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। तो ये सारे रिवर्स जो क्या कर रहे हैं नॉर्थ बिहार में ही आ रहे हैं और नॉर्थ बिहार का मैदान भी एकदम प्लेन की तरह है, जिसको ऑर्थोक्लिनल प्लेन बिहार को ही बोला जाता है। जैसे हिमालय यहाँ पर ऐसे है और इसके सामने 90 डिग्री से है, तो ये इसके वजह से वाटर का फ्लो भी यहाँ पर बहुत धीरे हो जाता है। जब स्लोप रहेगा तो वाटर का फ्लो नीचे की ओर होगा, लेकिन बिहार का नॉर्दर्न बिहार का प्लेन जो है एकदम सपाट है, इस कारण से भी बिहार में फ्लड आता है। और जो आपने देख रखा है तो इसके लिए मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप नेपाल के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाएं, वहाँ पे बहुत सारे डैम बनाएं, जब बारिश हो तो वो डैम से आपका क्या है पानी रोका जा सके। सो लेट अस सी अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ बिहार विच आर फेसिंग फ्लड्स। फ्लड्स के थ्रू जो वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे वल्नरेबल है यस। बिहार इज़ द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कहा जाए तो आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार स्पेशली कहा जाता है, आसाम बिहार बहुत ज़्यादा प्रोन है फ्लड को लेकर, विद 76% ऑफ द नॉर्दर्न पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली फेसिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। और ये आप समझ चुके हैं कि नॉर्थ बिहार में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड आता है और कंसिस्टेंटली एवरी ईयर आ रहा है, और 76% जो वहाँ का पॉपुलेशन है लगभग हेयर एंड देयर वो फ्लड का मार झेल रहा है।
The state is traversed by both snow-fed and rain-fed rivers, increasing the likelihood of various types of floods. वहाँ पर बहुत टाइप के फ्लड्स हमेशा रेगुलर वो प्रोन बना रहता है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित है। 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फ्लड्स। तो यदि हम फ्लैश फ्लड्स को देखा जाए, इट इज़ कॉज्ड बाय rainfall in Nepal, and these floods have a short lead time of around 8 hours and the water recedes quickly। मतलब कि कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, फ्लैश फ्लड, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई नेपाल के हिमालयाज़ में और नीचे से स्लोप में वो तुरंत बिहार की तरफ वो पानी आएगा। तो फ्लैश फ्लड इन नेपाल इज़ ऑल्सो कॉजिंग ड्रास्टिक फ्लड इन बिहार। रिवर फ्लड्स की बात करें, टिपिकली occur due to overflowing rivers with a lead time about 24 hours and flood waters taking a week or longer to recede। तो पहली बात है कि रिवर धीरे धीरे रिवर का पानी जो है लगभग 24 घंटा लगता है कि यदि रिवर है कहीं पर, इफ़ देर इज़ एन रिवर, यदि रिवर है तो इसको धीरे धीरे पानी यहाँ पे भरता जाएगा और इसको बैंक को क्रॉस करेगा, फिर धीरे धीरे पानी आसपास के रीजन में जाएगा। तो ये लगभग 24 आवर्स में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है तो 24 आवर्स में फ्लडिंग का कंडीशन क्रिएट हो जाता है। फिर ये पानी को वापस आने में यदि रेनफॉल रुक जाए तो उसको 7 डेज़ का समय लग जाता है, तो उस समय तक बहुत सिचुएशन ख़राब हो जाता है। तो ये आपको रिवर फ्लड है। और रिवर फ्लड में आज के डेट में बिहार में एक और कारण है कि हर साल फ्लड आने के वजह से नदी का जो डेप्थ पे है यहाँ पे सेडिमेंट बैठते जा रहा है, जिसको सिल्टेशन कहते हैं, जिसको सिल्टेशन कहा जाता है, सिल्टेशन, इसे सिल्टेशन कहा जाता है कि यहाँ पे हर साल बैठ रहा है, जिससे नदी की गहराई जो है कम होती जा रही है और थोड़ा सा भी पानी उसको फ्लड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने 2 फ्लड देखा, फ्लैश फ्लड और रिवर फ्लड। तो फ्लैश फ्लड तो आपको तुरंत आता है, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रेनफॉल होता है, जैसे क्लाउड बर्स्ट वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, वैसे ही फ्लैश फ्लड होता है, बहुत तेज़ी से रेनफॉल होता है लेकिन क्लाउड बर्स्ट की तुलना में कम तेज़ी से। एंड नेक्स्ट है ड्रेनेज कंजेशन floods happen at river confluence taking over 24 hours to develop and often lasting the entire monsoon season, which is about 3 months for the water to recede। तो यहाँ पर जो देखा जाए कि इस रीजन में लगभग 3 महीने तक तो आपको देखेंगे कि बारिश होता है। और जहाँ पे जैसे यहाँ पर आपने कन्फ्लुएंस देखा था कि गंगा रिवर जा रही है और उससे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। और जहाँ पर और ये जहाँ पे नदियाँ मिल रही हैं बहुत सारा पानी लेकर आ रही हैं और ये लाकर 24 घंटे के अंदर हर जगह पानी भर देती हैं। और ये ऐसा सिचुएशन लगभग 3 महीने तक चलता है। द हैपन एट रिवर कन्फ्लुएंसेस, ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे रिवर कन्फ्लुएंस मीटिंग कर रहा है। जिस जगह पे रिवर कन्फ्लुएंस कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो रिवर का कन्फ्लुएंस पॉइंट है, तो वहाँ पर पानी एक तो पहले से एक रिवर में दूसरा रिवर भी पानी लेकर आ रहा है, तो वहाँ पर एक जगह से पानी आ रहा है, दूसरी जगह से ही पानी आ रहा है, तो यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरेगा और वहाँ पे फ्लड आएगा। और ये लगभग 3 मंथ्स टोटल, जो 3 मंथ्स है मानसून का, और ये सिचुएशन चलते रहता है। ड्रेनेज कंजेशन फ्लड, यदि ड्रेनेज कंजेशन फ्लड कहा जाए तो दिस काइंड ऑफ फ्लड हैपन्स एट द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द रिवर। और ये कब होता है? 3 मंथ्स थ्रू आउट द मानसून, और ये धीरे धीरे रिसीड करते रहता है। परमानेंटली वाटर लॉग्ड एरियाज, सर्टेन रीजन्स रिमेन वाटर लॉग्ड थ्रू आउट द ईयर। कभी कभी नदी के किनारे या आपने रेलवे के किनारे देखा होगा कि एक कोई रीज़न है जहाँ पे हमेशा ही पानी भरा रहता है, तो वो वाटर लॉग एरिया भी एक प्रकार से फ्लड का ही सिचुएशन है, जिसमें आपने एक देखा कि फ्लैश फ्लड हो जा रहा है, रिवर से फ्लड हो जा रहा है और कंजेशन की वजह से फ्लड हो रहा है, और ये फ्लड को एक दिखाया जा रहा है परमानेंटली वाटर लॉग्ड एरियाज़ में फ्लड देख रहे हैं आप। तो एक्चुअली में वहाँ पर बिहार में जो है, यदि आपको बिहार का रीज़न देखेंगे तो नीचे पानी की मात्रा अच्छी है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर
जब नदी के किनारे ग्राउंड वाटर अच्छा रहता है तो ऊपर में यदि बारिश हुआ, इफ़ वहाँ पे एबव रीजन से कोई रेनफॉल हुआ तो वो रेनफॉल ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि पहले से ही ज़मीन के अंदर पानी अच्छा है। तो इस कारण से उस रीजन में वाटर लॉग्ड एरिया हो जाता है और उसे भी एक प्रकार से लंबे समय का फ्लड कह सकते हैं। तो इस वाटर लॉक परमानेंटली वाटर लॉक्ड एरियाज़ को छोड़कर देखा जाए तो हमने देखा फ्लैश फ्लड, रिवर वाला फ्लड, कंजेशन वाले फ्लड। तो ये तीनों टाइप्स के फ्लड का कारण जो देखा जाए मोटा मोटी क्या है, causes of the first three types of floods. A significant factor for the first three flooding types is Bihar's geographical position below Nepal, where numerous Himalayan rivers flow into the state. तो पहला तो आपका जोग्राफिकल पोजीशन जो आपने देखा कि बिहार जो है हिमालय आपका इस प्रकार से खड़ा है और बिहार लगभग एक देखा जाए तो एकदम यहाँ पे 90 डिग्री का है और बिहार को ऑर्थोक्लिनल प्लेन भी कहा जाता है, ऑर्थोक्लिनल प्लेन। इसका मतलब है ये 90 डिग्री से और यहाँ पे फ्लो बहुत कम होगा, रिवर पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा तो सारा पानी इकट्ठा होता जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया और बहुत सारे रिवर्स आपने देखा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और इन नदियों की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। तो सोचिए कि कितना पानी लेकर आ रही हैं। तो ये एक आपका सिग्निफिकेंट फैक्टर है। द हिमालयन बीइंग अ यंग माउंटेन रेंज हैव लूज सॉइल resulting in river like कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। जो आप बूढ़ी गंडक देखते हैं उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है बागमती वगैरह, उसकी ट्रिब्यूटरीज है बागमती, कमला, बलान, महानंदा रिवर भी एक कोसी के ईस्ट में महानंदा है, एंड अधवारा बिकमिंग सेडिमेंट लैडन। जितने भी रिवर हैं ये जो हिमालय से आ रहे हैं, हिमालय में जो सेडिमेंट, सॉफ्ट सेडिमेंट हो तो उसको तोड़ कर लाते हैं और रिवर के बेस पर उसको डिपॉजिट कर देते हैं और सिल्टेशन का प्रॉब्लम होता है। तो सेडिमेंट लैडन लेक होता है और उसको डिपॉजिट कर देते हैं, वो भी आपको फ्लड को हैवोक बनाता है और ईजी फ्लड होता है बिहार में। एज रेनफॉल इंक्रीजेज वाटर वॉल्यूम these rivers tend to ओवरफ्लो देयर बैंक्स रेपिडली। और रेनफॉल जो यहाँ पर लगभग वर्ष का बिहार में देखा जाए तो 125 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और दूसरा कि उसके ऊपर नेपाल में जाएं, जस्ट उसके ऊपर नेपाल में 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ये ज़्यादा रेनफॉल जो बिहार में 125 सेंटीमीटर रेनफॉल और यस नेपाल में 150 टू 200 सेंटीमीटर उसके ऊपर वाले रीजन में जो हो रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने आप ही ओवरफ्लो बनाता है नदी के किनारों को, द रिवर बैंक्स को, और ओवरफ्लो करेगा तो फ्लड आ जाएगा। तो एक तो आपने जोग्राफिकल आपने देखा कि जोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, मैनी रिवर्स आर फ्लोइंग इनटू, तो उनके वजह से लार्ज डिस्चार्ज ऑफ वाटर भी है वहाँ पर और बहुत सारे रिवर्स जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो बहुत सारे रिवर्स जो आ रहे हैं हिमालय से सॉफ्ट सेडिमेंट लाकर सिल्टेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं। यस, सिल्टेशन की वजह से और भी फ्लड रेगुलर आ रहा है और साथ में रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये दीज आर द I said that important factor for the first three types of the flood that we have seen. Reasons for permanent waterlogging. Waterlogging is caused by several factors including spilling of silted small rivers. यदि छोटे छोटे रिवर्स सिल्टेशन हो चुका है, यदि रिवर में सिल्टेशन आ चुका है, इफ़ द रिवर हैज़ सिल्टेशन आ चुका है तो जल्दी से पानी आएगा और आसपास के पानी हमेशा रिवर से ये वाटर लॉग करता रहेगा। तो थोड़ा सा ही पानी फ्लड लाएगा और आसपास के पानी में हमेशा नदी के आसपास हमेशा पानी का कंडीशन बना रहेगा, वाटर लॉग एरिया रहेगा। एंड इंक्रोचमेंट ऑन ड्रेनेज चैनल्स। यदि आप इसी ड्रेनेज चैनल के आसपास, इसी ड्रेनेज चैनल के आसपास अपना घर बना लेते हैं, आप इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, कोई चीज़ कर लेते हैं, तो हमेशा यहाँ पे तो फ्लड आना ही है। तो ये भी एक आपका कारण है कि इस रीजन में वाटर लॉगिंग, पानी जाए तो जाए कहाँ, यदि आप इंक्रोच करके रख लेंगे तो पानी वहाँ वाटर लॉग्ड हो जाएगा। वाटर लॉगिंग इंड्यूस्ड बाय एम्बैंकमेंट। आज से बहुत समय पहले जैसे ये रिवर था, तो रिवर के आसपास क्या कर दिया गया, बिहार में जब फ्लड आता था तो आसपास में एक वो दीवार खड़ा कर दिया, एम्बैंकमेंट।
और दीवार खड़ा कर देने से, एम्बैंकमेंट खड़ा कर दिया जिससे कि फ्लड ना आए, तो धीरे धीरे नदी ने क्या करने लगे, नदी एवरी ईयर इस पे सिल्टेशन की मात्रा बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, चढ़ाते चले गए, और बाद में ये जो एम्बैंकमेंट का पोजीशन थोड़ा सा ख़राब हुआ तो आसपास हमेशा ही अब पानी, अब नदी सिल्टेशन ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अब पानी तो आसपास, जनरली आपने जानते होंगे कि अल्यूवियल सॉइल होता है, और अल्यूवियल सॉइल का काम क्या होता है, जब भी फ्लड आए तो आसपास क्या कर दे, उस मिट्टी को बिठाए पानी के साथ। लेकिन यदि आपने एम्बैंकमेंट कर दिया है तो आसपास के रीजन में नदी जो रिवर है, इट विल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट द सेडिमेंट। जब वो डिपॉजिट नहीं कर पाएगा तो रिवर के बेड पे होते जाएगा, रिवर की जो गहराई कम होती जाएगी। अब नदी यहाँ पे फ्लो कर रहा है, अब एम्बैंकमेंट हट गया तो आसपास हमेशा ही पानी रहेगा। तो इसका मतलब है कि वाटर लॉगिंग कहीं ना कहीं जो पहले से बनाए गए एम्बैंकमेंट हैं उसके द्वारा भी है। तो वाटर लॉगिंग इंड्यूस्ड बाय एम्बैंकमेंट, the existence of saucer-shaped depression, locally known as chor, formed by the shifting course of the river and sediments deposition। तो कहीं कहीं पे आपने देखेंगे कि कटोरा टाइप का क्या डिप्रेशन बना रहता है, वहाँ पे ही पानी लोकली जमा रहता है, जिसको चौर वहाँ पे कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकली द पीपल इज टू से चौर। गंगा नदी के आसपास आपको चौर दिख जाता है, और ये जब होता है जब रिवर जब अपने कोर्स को शिफ्ट करती है। तो जब अपने कोर्स को शिफ्ट करती है, मान लीजिए एक रिवर ऐसे जा रही है, ये रिवर ऐसे जा रही है, और कुछ समय के बाद इस रीजन से ना जाके अब इस रीजन में जाएगी, तो इस रीजन में क्या बना रहेगा, अब वाटर लॉगिंग बना रहेगा। अब यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो ये वाटर लॉगिंग जो है, ये इस प्रकार की वाटर लॉगिंग जो आपका नदी का जो कटोरा, जो नदी होती है उसका कटोरा शेप में ही है, तो सॉसर शेप डिप्रेशन बना हुआ है, इसमें भी पानी है। यस, और ये किसके वजह से हुआ है? शिफ्टिंग कोर्स ऑफ द रिवर्स एंड सेडिमेंट डिपोजिशन। और साथ में मान लीजिए कि नदी आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिट होने लगा सेडिमेंट, तो ये नदी के फ्लो को रोकेगा, और ये शिफ्टिंग ऑफ द रिवर इस प्रकार से दूसरी तरफ हो जाता है। तो शिफ्टिंग ऑफ द रिवर आप थोड़ा सा समझ चुके हैं। यहाँ पर ये बिहार में शिफ्टिंग और रिवर्स के कई कारण हैं जो आप ज्योग्राफी की क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक इसका जो बिहार के लिए लेकर है, जो शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स है, जिसके वजह से वाटर लॉगिंग हो रहा है। नाउ कोसी चैलेंज। यदि कोसी रिवर के चैलेंज को देखा जाए तो बिहार जोग्राफिक फीचर मेक एनुअल फ्लड्स अनअवॉइडेबल। जहाँ पे भी जो एनुअल फ्लड जो बिहार में होता है, और इसकी जोग्राफिक फीचर जिस तरीके से है, उससे ये कहा जा सकता है कि कोसी, वहाँ पे बिहार में जो फ्लड है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल है, वहाँ आएगा ही आएगा। पर्टिकुलरली ड्यू टू द कोसी रिवर ऑफ्टन रेफर टू एज द सॉरो ऑफ बिहार। यदि बिहार के ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो जहाँ पे कोसी रिवर आती है, और कोसी रिवर को बिहार का सौरो भी कहा जाता है, और ये हमेशा ही इस पे फ्लड आता है। इन द 1950s embankments were built along the Kosi to control its flow, initially perceived as a lasting solution। शुरू में कोसी रिवर में क्या किया गया कि 1950s आफ्टर द इंडिपेंडेंस कोसी रिवर के दोनों तरफ दीवार खड़ी की गई, एम्बैंकमेंट बनाया गया जिससे फ्लड ना आए। However, these embankments have frequently failed, creating new challenges। और embankment का जो प्रोसेस था वो फेल हो गया और नए challenges आने लग गए। Yes, by constructing the reverse path, the embankments have trapped sediments, leading to a rise in the river bed of approximately 5 inches each year। तो जब एम्बैंकमेंट यदि रिवर है, तो रिवर में जब आसपास आपने एम्बैंकमेंट लगा दिया तो हर साल लगभग 5 इंच मिट्टी आते गई, और उसकी वजह से और भी ये कंडीशन ख़राब होता चला गया कोसी रिवर में, और ये भी टूट गया। और बाद में अब तो जो रिवर की जो नेचुरल गड्ढा था, डिप्रेशन था, वो बंद हो गया एम्बैंकमेंट की वजह से, और रिवर का वाटर थोड़ा सा भी आएगा कोसी रिवर में तो ये भर जाएगा, इट विल कम्प्लीटली फिल्ड अप, इतना ही पानी भर देगा, क्योंकि आपने हर साल 5 इंच रिवर का डेप्थ क्या होते जा रहा है, गहराई कम होते चला जा रहा है। This elevation makes the Kosi more susceptible to overflowing and exacerbating the flooding crisis in the area।
इस बिहार के नॉर्दर्न बिहार के ईस्टर्न पार्ट में जो कोसी का जो लगातार उसकी गहराई कम होती गई और पानी का एलिवेशन बढ़ता चला गया, इससे ओवरफ्लो होना बैंक ऑफ द रिवर से आसपास के रीजन में एक नॉर्मल फिनोमेना हो गया और ये इसकी वजह से फ्लडिंग एक खतरनाक क्राइसिस के रूप में इस एरिया में दिखता है। फ्लड इन 2024। This year's flood were triggered by heavy rainfall and floods in Nepal, as well as the release of water from the Kosi River barrage. तो अभी जो आपने देखा कि इस बार जो फ्लड आया है उसका क्या कारण है। पहला तो है कि हैवी रेनफॉल हुआ और नेपाल में ही फ्लड आ गया, जहाँ पे कि माउंटेनस रीजन है, पानी नीचे जा सकता है, तो सोचिए कितना रेनफॉल हुआ है। एज वेल एज द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द कोसी रिवर बैरेज, जो एक कोसी रिवर पर नेपाल में जो एक बैरेज बना हुआ था बांध तरह का, वहाँ से भी बहुत भर गया पानी, तो उसको भी छोड़ना पड़ा। इस कारण से वो पानी डायरेक्टली बिहार में आया एंड देन इट इज़ कॉजिंग यस फ्लड। द करेंट फ्लडिंग in Bihar is unprecedented due to the discharge of 6.6 lakh cubic sek from the Birpur barrage of the Kosi River in नेपाल। नेपाल में जो कोसी रिवर पे बैराज बना है वहाँ से लगभग 6 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, आपको एक सेकेंड में मतलब सोचिए कि 6.5 लाख क्यूबिक मीटर। आप एक क्यूबिक मीटर का मतलब है 1 मीटर आपकी चौड़ाई हो, 1 मीटर आपकी लंबाई हो, 1 मीटर आपकी गहराई हो, तो चौड़ाई लंबाई और गहराई तो इसको 1 क्यूबिक मीटर कहेंगे। और यहाँ पे 6.5 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड दिया छोड़ा जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि 1 सेकंड में इतना, तो 1 मिनट में कितना, फिर आपका 1 घंटा में कितना, 1 आवर में कितना, तो 24 आवर्स में कितना होगा पूरे 1 डे में। तो सच एन अमाउंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है दिस कोसी रिवर के बैराज से, and marking the highest release in nearly 60 years। पिछले 60 साल में देखा गया तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज़ किया गया बिहार के लिए। In India, embankments failed at 7 locations across 4 districts despite their design to manage 9.5 lakh cubic seks। तो ये जो बनाया गया था, जो एम्बैंकमेंट बनाया गया था कि हमेशा मैनेज किया जा सके 9.5 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड पानी को मैनेज किया जा सके, और ये लगभग बिहार के कुछ 7 लोकेशन में बनाया गया था, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लेकर जो कोसी रिवर को ही था, और लेकिन ये आपका फेल्ड हो गया। दीज ब्रीचेज आर एट्रीब्यूटेड टू द रिवर बिकमिंग सैलोअर, और इस कारण से धीरे धीरे नदी जो हो गई बहुत ही कम गहरी होती चली गई। अप्रॉक्सीमेटली 380 विलेजेस हाउसिंग 15 लाख इंडिविजुअल्स, तो मतलब 380 विलेज, 400 विलेज ले लें, और 15 लाख लोग आर ट्रैप्ड विद इन द एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट की वजह से कितने लोग ट्रैप्ड हो गए? 380 गांव, मतलब 400 गांव और 15 लाख लोग, एंड फेसिंग रेकरिंग फ्लड्स, वहाँ पे लगातार रेकरिंग फ्लड्स हो रहे हैं विद नो मीन्स ऑफ एस्केप, कोई बचाव नहीं है वहाँ के लोगों को। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस फ्लड। सो इसका इकोनॉमिक प्रभाव क्या दिख रहा है इस फ्लड का? वाइल द फ्लड्स इन बिहार डू नॉट ऑलवेज लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, द इकोनॉमिक रिपरकशंस आर प्रोफाउंड। यदि कहा जाए तो जो फ्लड आ रहा है हर साल, उसके वजह से लॉस ऑफ लाइफ तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो, या वो लाइव स्टॉक्स को लेकर हो, या उसके बाद आने वाली बीमारियों के वजह से हो, और साथ ही साथ वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिक लॉस बहुत हो रहा है। यस, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, livestock and infrastructure is substantial, and the resulting distress migration worsens the economic situation in the state। इस रीज़न में क्या हो रहा है कि हर साल बाढ़ के वजह से लाइव स्टॉक, क्रॉप्स, ये सब क्या होते जा रहे हैं? डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इंडस्ट्रीज़ है, या रोड है, या पुल है, ब्रिज है, ये सब टूटते जा रहा है, और इसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक लॉस तो हो रहा है, साथ में इस सच काइंड ऑफ डिस्ट्रेस से
पीपल आर माइग्रेटिंग एट अ लार्जर स्केल। तो माइग्रेशन एक वर्सन सिचुएशन बन गया है। द एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द स्टेट इज़ फर्दर वर्सनिंग, उसके बाद फर्दर ख़राब होते जा रहा है। द गवर्नमेंट एलोकेट्स अराउंड 1000 करोड़ एनुअली फॉर फ्लड रिलीफ एंड मैनेजमेंट। इसी फ्लड रिलीफ और मैनेजमेंट के लिए ही 1000 करोड़ लोगों को 1000 करोड़ रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पता नहीं कितना पहुंचता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बिहार में तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है वो तो पूरा पैसा इसी में खाया जाता है। यस, बहुत अच्छा पैसा बनाया जाता है इसके द्वारा लोगों को, मिनिस्ट्री के द्वारा। मेरी जो सोच है नाउ, अब इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। फॉर मैनी ईयर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम on the Kosi River has been suggested as a potential flood mitigation strategy। बहुत सालों से ये देखा जा रहा है कि कोसी रिवर पे डैम बनाया जाए तो इससे क्या होगा, फ्लड कम होगा। बट इट नेसेसिटेट्स कॉपरेशन फ्रॉम नेपाल विच हैज़ डिलेड प्रोग्रेस। इसके लिए क्या है, आपको नेपाल से कॉपरेशन चाहिए होगा, और इसमें नेपाल डिले कर रहा है। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज़ proposed building an additional barrage on the Kosi and exploring the construction of barrages on rivers like Gandak and बागमती। जस्ट बूढ़ी गंडक इसकी जो ट्रिब्यूटरी है बागमती। एंड तो ये कहा जा रहा है कि इसमें एडिशनल बैरेज कोसी रिवर पे पहले से ही बीरपुर में, नेपाल के बीरपुर में बैरेज बना हुआ है, इसके और भी बैरेज बनाया जाए कोसी रिवर पर। और दूसरी चीज़ है कि जो गंडक रिवर है, बागमती रिवर है जो नेपाल से आ रहा है, इन पे लोकेशन देखा जाए जहाँ पर डैम बनाया जा सके। हाउएवर द फ्रीक्वेंट breaches of existing embankments indicate that इंजीनियरिंग सॉल्यूशन alone may not be adequate। ये भी देखा गया कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एम्बैंकमेंट लगाकर फ्लड को रोका जाए और ये भी टूटता रहा तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके मतलब दूसरे सॉल्यूशन भी देखना होगा। एक्सपर्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन, वेयर नॉन स्ट्रक्चरल approaches encompasses legislation, risk reduction। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि लेजिस्लेशन अच्छा बनाया जाए, कानून इसको लेकर बनाया जाए, रिस्क रिडक्शन कि वहाँ पे जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ से लोगों को हटाया जाए, यस, दूर रखा जाए, रिस्क को रिड्यूस करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, और साथ में बाढ़ आने से पहले, बहुत समय पहले ही इसके लिए वार्निंग दे दिया जाए। एंड फ्लड के लिए लोगों को प्रिपेयर किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉन स्ट्रक्चरल है, ये तो करना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल तो जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग की वजह से फेल हो चुका है, और दूसरे स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं जो बैरेज और बांध बनाने की, डैम की बात की जा रही है। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल लेवल पे देखा जाए तो क्या अप्रोच लिया जा सकता है कि एक अच्छा कानून बनाया जाए, रिस्क रिडक्शन किया जाए जिससे डिजास्टर ना हो, फ्लड डिजास्टर ना हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम लाया जाए और फ्लड के लिए लोगों को प्रिपेयर किया जाए जिससे कि लॉस ऑफ लाइफ कैन बी रिड्यूस्ड, और क्या वहाँ पे किस तरीके से वो लोग ग्रो कर सकते हैं। द फ्लड एटलस ऑफ बिहार advocate prioritizing risk minimization and damage reduction rather than solely relying on the structural methods। जिस तरीके से बिहार का जो मैप है, बिहार का जो एटलस दिखाता है कि कहाँ फ्लड आ रहा है, इससे ये तो पता चल गया है कि फ्लड को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब स्ट्रक्चरल तरीके से तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो नॉन स्ट्रक्चरल तरीके से वहाँ पर उस मेथड को उसी के थ्रू मिनिमाइज़ किया जा सकता है फ्लड के इफ़ेक्ट्स को अलोंग डायनामिक रिवर्स सच एज द कोसी, जो बहुत ही डायनामिक है।